मेरी शादी को भी 1 महीना हुआ है, लेकिन आज तक मैंने अपने पति को नहीं देख सकी, क्योंकि वो जब आते तो कमरे की लाइट ऑफ करके आते और सुबह मेरे उठने से पहले ही निकल जाते। ये राज जानने के लिए मैंने एक दिन अपनी नौकरानी को सुला दिया और मैं खुद छुप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि अचानक से आने वाली नींद की झोंकों ने मेरी आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं पिछले 4 घंटे से अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठ बैठ कर मेरी कमर भी दर्द शुरू हो गया था। जब यूं ही जमाई लेते हुए अपनी नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई तो घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहाग की रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं, एक दूसरे का उम्र भर साथ देने का वादा करते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान में भी रस्में थीं कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते। बस अपनी बहन से सुना था कि मेरा पति बहुत ही प्यारा है। मैं खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतज़ार तो मुझे ना जाने कब से था, और मुझे जब इस कमरे में लाकर बैठाया गया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन 4 घंटे बैठने के बाद न सिर्फ मेरे कमर में दर्द हो रहा था, बल्कि मेरे सारे सपने टूट चुके थे। एक बार सोचा कि बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है। फिर मुझे बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब मैं नींद में बहने लगी तो यूं ही बेड से टेक लगाकर सो गई। अब और इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे की लॉक खुलने की आवाज़ आई और मैं हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने डर से सहम कर कहा, कौन है? मगर पैरों के चप्पल की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं डर से सकपका कर बोली, सुनिए जी, क्या आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सारे सवाल कर दिए। तभी एक मर्दाना आवाज़ में किसी ने बोला, मैं हूँ, आपका पति। इतना सुनना था कि मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गईं। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरा पति ही आ सकता है। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर मुझे हैरानी हो रही थी कि पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ले आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे अपनी तरफ एक साया आते हुए नजर आया। पति मेरे सामने आकर बैठे और बोले, माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों के साथ बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं, ऐसे मौक़ों पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी। मुझे लगता है आपको सो जाना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बातें करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द अटक अटक कर निकल रहे थे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूं बात कर रहे थे जैसे मुझे शर्मा रहे हों, उन्हें मुझसे शर्म आ रही हो। मर्द होकर भी मुझसे शर्माते हुए बातें करना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तभी छोटी बहन की बात याद आई कि दीदी, आपके होने वाले पति बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान हैं। मैंने पति से कहा, अपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया आपने? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर सी बात है, एक पत्नी अपनी शादी के दिन अपने पति के लिए ही तो सस्ती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखे और उसकी तारीफ करे। मेरी बातें सुनकर पति थोड़ी देर तक तो खामोश रहे और बोले कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बैठाया गया था। आप बहुत खूबसूरत हैं और हमारे यहाँ एक रस्म है, मुझ पर किसी ने जादू करवाया था कि मेरी शादी ना हो सके, इसीलिए पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन तक रात के अंधेरे में अपनी पत्नी के सामने जाना है। मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा था, मगर उस वक्त मैंने उस बात को सच मान लिया था, क्योंकि पहली ही रात मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात जब मैं सोने गई तो मेरा पति पहले ही सो चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वो मेरे पति बन चुके थे। जब वो बारात लेकर आए थे तब भी उनके चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था। सेहरा फूलों का बना हुआ था, जिस कारण फूलों से चेहरा ढका हुआ था और मुझे अपने पति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
रात गुजर गई। मैंने सोचा ये रात गुजर जाने दूं, कुछ घंटों की तो बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति का चेहरा देखूंगी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने बेड की तरफ दूसरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं चौंक कर उठकर बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहां पर तो मेरा पति नहीं था और बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और फिर कमरे के बाहर आई तो देखा मेरी सास कुछ परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर मेरी सास के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए अपने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास जाने लगी और इधर उधर अपने पति को देख रही थी कि वह कहाँ चले गए। मैं अपनी सास के पास गई तो मेरी सास ने मुझ पर एक फूंक मार दी। शायद वो कुछ पढ़ रही थी और वो मेरे लिए ही पढ़ रही थी, जो उन्होंने मुझ पर पढ़कर फूंका था। मुझे मेरे पति की याद आने लगी। शायद ये मेरे और मेरे पति के लिए था। लगता था जैसे सचमुच में उन पर जादू हुआ है। तभी तो मेरी सास मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक रही हैं। मैंने उनके पास बैठते हुए उनसे सवाल किया कि वो कहाँ हैं। मुझे तो कहीं भी कमरे में नज़र नहीं आए। तो मेरी सास दूसरी तरफ देखते हुए बोली, बेटा वो काम पर जा चुके थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बजे थे और ऑफिस तो 9 बजे से शुरू होता है। फिर वो 7 बजे कहाँ चले गए? सास मेरी नज़रों को देखकर समझ चुकी थी। कहने लगी, बेटा उसके काम का कोई समय नहीं है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करता है। जब दिल चाहता है घर से निकल जाता है। बेटा तुम नाश्ता कर लो। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि अपनी सास से पूछूं कि पति की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है क्या। ना ही उन्होंने मुझसे रात को कोई बात की और ना ही अपना चेहरा दिखाया। सुबह होते ही कैसे चले गए? कोई अपनी शादी के अगले ही दिन काम पर जाता है क्या? मैं इसी सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा तो झट से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, बेटी ये तुम्हारा देवर है। मैंने अपनी सरसरी सी निगाह दौड़ाकर उनको नमस्ते किया तो वो अपनी निगाहों से ही जवाब देकर बाहर निकल गए। सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैंने एक बात नोट किया था कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि वो तो मिजाज की बहुत ही अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वो बहुत बार हमारे घर आई थी। मैंने कभी भी उनके चेहरे पर उदासी देखी ही नहीं थी। वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान थी। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि हम दोनों सास बहू की खूब बनेगी, मगर वो तो मुझसे बात भी किसी ख्यालों में खोई हुई सी करती थी। मैं जब भी बुलाती तो ख्यालों से बाहर आकर मुझे देखने लगती। इस घर में मेरी सास, पति और मेरा देवर, हम 4 लोग ही रहते थे। मैं शाम को अपने पति के आने की राह देख रही थी। मैं बिल्कुल सज धज कर एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे सामने मेरा देवर खड़ा था। वो मुझे सामने खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नज़रें चुरा लिया। मैंने भी नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। आज भी बहुत रात हो गई थी। बार बार मेरी नज़र घड़ी पर जा रही थी। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने भी मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला दिया था। देवर भी खाना खा रहा था। मैंने महसूस किया था कि वो मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो बौखला कर नज़र चुराता हुआ अपना खाना छोड़कर बाहर चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठे हुए सोच रही थी कि आखिर वजह क्या है। दिल घबराने लगा तो मैं बालकनी में खड़े होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे नफरत तो नहीं करते थे या उनको कोई और पसंद तो नहीं थी। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया था। हल्की सी रोशनी बस बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही जलता छोड़कर कमरे में आ गई। श्याम अपना मुंह दूसरी तरफ किए बेड के दूसरी तरफ बैठे थे। मैं आज सभी बातें क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा उनके कंधे से लग गया तो वो फौरन मुझसे दूर होकर बैठ गए, जिससे कि दोबारा मेरे कंधे के साथ कंधा ना लग सके। मैं श्याम से बहुत बातें क्लियर करना चाहती थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते श्याम का हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ से अपने हाथ को फौरन छुड़वाया और उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ मुंह मोड़कर कहने लगे, जो कहना है जल्दी कहो, मैं
थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। श्याम की बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं बोली कि अगर आपको कोई और पसंद था तो आप मुझे शादी से पहले ही बता देते। मुझसे शादी क्यों की? मेरी बात सुनकर श्याम बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें कर सकूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरे पति मुझसे दूर भाग रहे थे और मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन के बाद कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अब मैं इतनी गहरी नींद सोती कि मेरी आंख फिर सुबह ही खुला करती थी। सारा दिन पति घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे न जाने क्यों ये महसूस होने लगा जैसे कि मैं किसी की नज़रों में हूँ, लेकिन जब इधर उधर ना नज़र घुमाती तो कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन मैं चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, न जाने वो कौन था, लेकिन मेरी सास बार बार उससे विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। जब मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई तो वो फ़ोन रखकर अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी उनका भाई है, वो उनसे नाराज़ हैं। कई साल हो गए उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, ना ही मुझसे मिलने आता है। मैं उसी से रो रो कर विनती कर रही थी। मेरी सास की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर कुछ दिनों बाद मेरी सास की जो सच्चाई मेरे सामने आई थी, मैं दंग रह गई थी। कुछ दिन बाद मेरी सास की बहन उनसे मिलने आई, मुझसे भी बड़े प्यार से मिली और खाना भी हमारे साथ बैठकर खाया। मैंने यह महसूस किया था कि मेरी सास और देवर को खाना खाना नागवार सा लग रहा था। देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और मेरे देवर के ये तेवर देखकर मेरी सास की बहन बोली कि तुमने राम का रिश्ता मेरी सहेली की बेटी से बचपन में तय किया था, तुम ये बताओ कब उसकी शादी कर रही हो। मेरी सास अपनी बहन की बातों को टाल मटोल कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी सास राम की शादी अब इस लड़की से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास सो ही रही थी कि मौसी जाग गईं। मैं किचन में अपना नाश्ता बना रही थी, तभी मौसी भी वहाँ आ गईं। मुझसे कहने लगीं कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम दोनों नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे बोली, श्याम नज़र नहीं आता, कहाँ है? मुझसे मिलने नहीं आया, अभी तक सो रहा है क्या? कल से मैं आई हुई हूँ, अभी तक मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा वो तो काम पर सुबह ही चले जाते हैं। मौसी बोली, चलो सुबह चला जाता है तो रात को कब वापस आता है? वो बहुत देर से घर आते हैं। मेरी बात सुनकर मौसी खामोश हो गई, अपनी चाय पीने लगी। मुझे अपनी सास के भाई का ख्याल आया तो मैंने मौसी से जिक्र कर दिया। अपने भाई साहब किस बात पर नाराज़ हैं कि मेरी सास रोज़ उनसे फ़ोन पर विनती करती हैं और उनको उन पर ज़रा भी तरस नहीं आता। मेरी बात सुनकर मौसी हैरान हो गई, बोली, कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं है, बस हम दो बहनें हैं। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वो रो रो कर किससे विनती करती थी कि वो वापस आ जाए। मेरी अपनी बहन से कहने लगी कि राम उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मौसी ने कहा, क्यों? मेरी सास बोली, ये तो राम की मर्जी नहीं है। मैंने कहा, अगर मर्जी नहीं थी तो उतने सालों से रिश्ता क्यों जोड़ी रखा था? इस रिश्ते से पहले ही मना कर देती। मेरी सास बोली, मैंने भी यही बात राम से बोली थी। मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हो चुकी हूँ, दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक बन चुके हैं। ये कहकर वह रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी आ चुकी थी अपने पति से। मैंने सोचा शायद मैं उनके सामने हूँ इसीलिए उन्हें एहसास नहीं है। क्यों नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाऊँ ताकि उनको मेरी कदर हो। फिर एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था तो मैंने अपनी सास से पूछा और चली गई और सोचा कि अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कैसे आदमी से मेरी शादी करवाई है जिसने आज तक अपनी पत्नी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहां पहुंचकर मुझे धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पर पहुंची तो एक कोरियर वाला आया था। वो हमारे घर के बाहर ही खड़ा था।
मैंने पूछा किसका पेपर आया है। मैंने जब वो पेपर देखा तो उस पर मेरा ही नाम लिखा था। जब मैंने पेपर खोलकर पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैं अपनी मम्मी से मिलने के बाद अपने कमरे में चली गई। सारा दिमाग, सोचने समझने की क्षमता सब खत्म हो चुकी थी। मेरे साथ शादी के नाम पर कौन सा खेल खेला गया था। उस पेपर को देखकर मेरे सामने जो हकीकत खुली थी, मैं चकरा कर रह गई थी। मुझे पूरे दिन मैं अपने घर पर बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से अपने पति की तस्वीर दिखाने के लिए कहा, जो उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपने पति को देखा ही नहीं था। मेरी बहन ने एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाने वक्त की थी। वो बहुत ही सुंदर और नौजवान लड़का था। मैं अभी भी अपने मायके में किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए कुछ दिन रहकर ससुराल वापस चली गई। मुझे सच्चाई का पता लगाना था। आज फिर वो इंसान मेरे कमरे में आया था जो 1 महीने से मेरे कमरे में सोने आता था। मैं जानती थी कि वो मेरा पति नहीं है। सुबह होते ही चला जाता था। ये कौन था जो मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद ही चाहती थी कि वो मेरे कमरे से चला जाए, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि वो मेरा पति नहीं है। फिर भी सच जानने के लिए उससे ये सवाल किया कि मैं जब मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई और बोला, जाहिर है आप मेरी पत्नी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था। वो मेरी बहन ने शादी के वक्त खींची थी, इसीलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया है, क्यों ना अब मैं आपको देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी जादू को। अब आप लाइट जलाएंगे या मैं खुद जला दूं? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन मैं इस इलाज को करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ रोज़ तंग करेंगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन मैं उनसे कुछ नहीं बोली और वो फिर से मेरे कमरे में सोने लगे, लेकिन मैं उनके सोते ही सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि कैसे इस आदमी का सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को ये बोलकर रोक लिया कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया और रुक गई। रात को नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को पिला दिया। उसके बाद उसे अपने कमरे में सोने के लिए बोल दिया। हम दोनों सोने के लिए आ गए। आज मैंने उसको अपने बेड पर ही सोने को बोला। नौकरानी को जल्दी ही नींद आ गई। मैं अपने ही कमरे में छुप गई। मैं वहाँ छुपी जहाँ लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर से वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड की दूसरी तरफ बैठ गया कि तभी मैंने लाइट जला दी और मैंने जब उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था जो पिछले 1 महीने से मेरे कमरे में सो रहा था। वो मुझे बहुत ही हैरत से देख रहा था। मैंने उसको बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकाल कर उसके मुंह पर मारा और रोने लगी। वो पेपर तलाक के पेपर थे, जिसमें एक खत भी मौजूद था जिसमें लिखा था कि मैं और किसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तुमसे ज़बरदस्ती तय कर दिया। मेरे लाख मना करने पर भी मेरी शादी तुमसे करवा दी, लेकिन मैं शादी की रात भाग गया था। अब तुम्हें तलाक के पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। मैं उस समय तो चकरा कर रह गई थी। जब मेरा पति शादी की रात ही भाग गया तो मेरे कमरे में कौन आता है? यहाँ तो मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसको झंझोड़ कर रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझसे कहा कि मैंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि श्याम भाई शादी की रात ही भाग गए और माँ बहुत डर गई थी अगर ये बात फैल गई तो क्या होगा। इसीलिए मुझे आपके कमरे में जाने के लिए कहती थी, जिससे आपको शक ना हो जाए और बात घर में ही रह जाए। लेकिन मैंने आज तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने अपने देवर से कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे तलाक के पेपर भेज चुका है, इसीलिए इस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगली सुबह मैं अपने मायके के लिए चली गई और अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता दी। मगर कुछ महीने बाद मेरी
सास हमारे घर फिर से आई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता राम के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अगर आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। गलती मेरे बेटे की और मेरी है, और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटेगी। मैंने श्याम से बहुत विनती की थी कि वो वापस घर आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने राम से कर दिया। लोग सच ही कहते हैं, एक औरत ही औरत का घर बर्बाद भी करती है और आबाद भी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।